एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान जायसवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएस से यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि शॉर्ट में बहुत ही कम प्रोविजन है उससे रिलेटेड, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट यानी कि रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन बीएसए में प्रोवाइडेड है उसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। So, as a general rule, the law of evidence leaves a person's character out of the courtroom. Trial must be decided on concrete facts, not on whether a person is considered good or bad. However, the BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम creates highly structured exception when character becomes legally relevant. So general rule यही है कि जो accused person है या फिर जो victim है उसके कैरेक्टर को कोर्ट रूम के बाहर रखा जाए। लॉ ऑफ एविडेंस का जनरल रूल यही है। ट्रायल जो है वो सिर्फ फैक्ट के बिहाफ पे ही होना चाहिए। जो डिसीजन है जज का वो जो एविडेंस हैं, जो फैक्ट्स हैं केस के, उसके बिहाफ पे ही होना चाहिए। जज का डिसीजन उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में बीएसए में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जहाँ पे जो पर्सन है, जो पार्टीज़ हैं केस के, उनका जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होता है। So the rules concerning character when relevant are structured across section 46 to 50 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। So relevancy of character से related जो rules हैं वो बीएसए में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 तक दिया हुआ है। इसमें ये जो प्रोविज़न है वो दो भागों में बटा हुआ है, सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से करके देखेंगे कि जो कैरेक्टर है वो कब कब रेलेवेंट होता है और कब इररेलेवेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप एंड मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 50 के एक्सप्लेनेशन में। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 50 डिफाइंस कैरेक्टर मीन्स इन quote is reputation, that is what the public or community thinks about a person, and disposition, that is what a person actually is in reality. But the evidence can only be given of general reputation and general disposition, not of specific isolated acts by which that reputation or disposition was shown. So सेक्शन 50 के एक्सप्लेनेशन में जो टर्म कैरेक्टर है उसे डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट में जो कैरेक्टर का मतलब होगा वो रेपुटेशन, यानी कि जो जनरल पब्लिक किसी पर्सन के बारे में सोचती है, जानती है, वो होता है रेपुटेशन। सो कैरेक्टर में रेपुटेशन भी आता है और डिस्पोजिशन भी आता है। डिस्पोजिशन वो होता है जो कि एक्चुअली में कोई पर्सन होता है, जो भी उसकी कैरेक्टर होती है एक्चुअली वो होता है डिस्पोजिशन, और जो पब्लिक जानती है वो होता है रेपुटेशन। सो एविडेंस जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कैरेक्टर से रिलेटेड, वो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन होगा, ना कि किसी स्पेसिफिक एक्ट से रिलेटेड वो रेपुटेशन और डिस्पोजिशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड जो प्रोविज़न है सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 तक बीएसए में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये जो प्रोविज़न है उसे टू प्रोसीडिंग में बांटा गया है, कैरेक्टर इन सिविल केसेस एंड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। इसमें ये बताया गया है कि कब जो है कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, कब इररेलेवेंट होगा। सो कैरेक्टर इन सिविल केसेस से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 46 एंड सेक्शन 50। सेक्शन 46 जो है जनरल रूल बताता है कि जो कैरेक्टर होते हैं, किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो मेनली इररेलेवेंट होता है। सेक्शन 46 इज इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। सिविल केसेस में किसी पर्सन के कैरेक्टर को इम्प्यूटेड प्रूव करना जो है इररेलेवेंट होता है। ये जनरल रूल ऑफ इररेलेवेंसी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इन सिविल सूट्स द फैक्ट दैट अ पर्सन हैज़ अ गुड और बैड कैरेक्टर टू मेक अ सर्टेन कंडक्ट प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल इज इररेलेवेंट। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सिविल सूट में किसी ऐसे फैक्ट के जरिए ये प्रूव करना कि किसी पर्सन का कंडक्ट गुड है या फिर कैरेक्टर गुड है या फिर बैड है, किसी कंडक्ट करने के लिए या फिर ना करने के लिए वो इररेलेवेंट
इरेलेवेंट है। सो जनरल रूल यही है कि किसी सिविल सूट में किसी पर्सन के गुड या फिर बैड कैरेक्टर को प्रूव करना इरेलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सू बी फॉर ब्रीचिंग अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बी कैन नॉट ब्रिंग विटनेस टू से ए हैज अ बैड कैरेक्टर and a history of lying, so he must be breaking the contract. The court will look only at the terms of the contract and the breach. सो एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं कि यदि ए ने बी को सू किया है ब्रीच ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इस सिचुएशन में बी जो है वो विटनेसेस को नहीं ला सकता, ऐसे विटनेसेस को नहीं ला सकता जो ये बोलें कि ए का जो है हिस्ट्री जो है बहुत झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता है, उसका कैरेक्टर बहुत बेकार है। ये इन सबको प्रूव करने के लिए विटनेसेस नहीं ला सकता, जो कि ये डिसाइड करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो ए है उसने ज़रूर से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जबकि कोर्ट जो है जिस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया है उसके टर्म्स को देखेगी और उसके जो भी उसने ब्रीच किया है उस एक्ट को देखेगी, ना कि उसके पुराने जो भी बैड या फिर गुड कैरेक्टर हैं उसको। सो जनरल रूल ऑफ इररिलेवेंसी है कैरेक्टर का सिविल केस में कि जो जनरली सिविल सूट में किसी पर्सन के गुड या फिर बैड कैरेक्टर को प्रूव करना इरेलेवेंट होता है, दिखाना इरेलेवेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन इन सिविल केसेस, जो कि है सेक्शन 46, यानी कि जो जनरल रूल ऑफ इरेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस है उसका क्या एक्सेप्शन है। तो इसकी मेनली दो एक्सेप्शन है। पहला है व्हेन कैरेक्टर इज एन इशू इटसेल्फ, जब जो प्रोसीडिंग है, जो सिविल प्रोसीडिंग है उसमें इशू जो है यानी कि फैक्ट इन इशू कैरेक्टर ही हो किसी पर्सन का, तो उस सिचुएशन में जो कैरेक्टर होता है किसी भी पर्सन का वो रेलेवेंट हो जाता है। इफ़ द केस इटसेल्फ बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जब केस जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है किसी पर्सन की कैरेक्टर पे, तो कैरेक्टर क्या होता है, रेलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डाइवोर्स केस बेस्ड ऑन क्रुएलिटी और डिफेमेशन सूट, कैरेक्टर इज द कोर फैक्ट इन इशू। कोई डाइवोर्स केस है या फिर डिफेमेशन से रिलेटेड केस है, डाइवोर्स केस जो कि क्रुएलिटी पे बेस्ड है, और डिफेमेशन जो सूट है उसमें किसी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वही क्या होता है, फैक्ट इन इशू होता है, और इसमें कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। अगला है सेक्शन 50, जो कि है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। जब किसी पर्सन का कैरेक्टर जो है वो किसी केस में डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन को अफेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर जो है रेलेवेंट हो जाता है और उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है उसके कैरेक्टर को। In civil suit where monetary compensation, that is damages, is being claimed, the bad character of the plaintiff is relevant if it helps the court to determine how much money they should receive. सो सिविल सूट में जहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन को क्लेम किया गया है, तो उस जगह पे जो प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि कोर्ट जो है उसी के बेसिस पे ये डिसाइड करेगी कि प्लेंटिफ कितना कंपनसेशन रिसीव करेगा। सो जब किसी केस में जो कैरेक्टर है किसी पर्सन का वो डैमेजेस को अफेक्ट कर रहा है, कंपनसेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। और साथ ही जब किसी केस में जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे वो सू फाइल किया गया है, तो उस सिचुएशन में कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, जिससे रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 47, 48 एंड 49। सो सेक्शन 47 बात करता है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। सो क्रिमिनल केसेस में किसी पर्सन का, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होता है। इसी के बेसिस पे जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि जो क्राइम है वो पूरी मोटिव के साथ किया गया है, जो ऑफेंडर है वो रिपीट ऑफेंडर है या फिर वो उसने सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाने के लिए उसने क्राइम कर दिया है, उससे क्राइम हो चुका है। तो इस सिचुएशन में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें एक्यूज्ड पर्सन का जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट होता है। सो in criminal proceeding, the fact that the accused person is of a good character is always relevant. Criminal proceeding में जो fact होता है कि accused person जो है उसका जो previous character है वो good character है, वो हमेशा relevant
होता है। अगला है सेक्शन 49। जो कि बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। जो जनरल रूल ये है कि गुड कैरेक्टर हमेशा रेलेवेंट होता है, लेकिन जो बैड कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट नहीं होता है। इसका एक एक्सेप्शन यहीं पे दिया हुआ है कि वो यदि रिप्लाई में बैड कैरेक्टर को बताया जा रहा है तो उस सिचुएशन में वो रेलेवेंट हो जाता है, लेकिन जनरली जो बैड कैरेक्टर होता है वो इररेलेवेंट होता है। In criminal proceeding, the fact that the accused has a bad character is irrelevant. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये फैक्ट कि accused का जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो बैड है वो irrelevant है, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. Unless जब जो एक्यूज है वो ये ना प्रस्तुत करे कि उसका जो है गुड कैरेक्टर है, तो उसके रिप्लाई में जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूव करेगी कि नहीं, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका कैरेक्टर बैड है। इन रिप्लाई जो है एक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर, प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है, अदरवाइज जो बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट होता है। अभी हम लोग सेक्शन 49 के एक्सेप्शन को अलग देखेंगे, इसके साथ 2 एक्सेप्शन और हैं। एक्सेप्शन वेयर बैड कैरेक्टर्स बिकम्स रेलेवेंट। कहाँ पे जो बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट हो जाता है, जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 49 का। इन रिप्लाई जो कि सेक्शन 49 में ही दिया हुआ है, रिबटल करने के लिए यदि जो एक्यूज्ड पार्टी है वो ऐसा बोलती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका जो बैड प्रीवियस कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है, तो रिप्लाई में उस गुड कैरेक्टर को रिबर्ट करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो ये दिखा सकती है कि जो एक्यूज्ड का प्रीवियस कैरेक्टर है वो बैड है। उस टाइम पे जो कैरेक्टर होगा वो रेलेवेंट होगा। इफ द एक्यूज्ड ब्रिंग्स एविडेंस टू शो दे हैव अ गुड कैरेक्टर, द प्रोसिक्यूशन नाउ हैज द राइट टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड एक्चुअली हैज अ बैड कैरेक्टर। जब एक्यूज्ड जो है कुछ एविडेंस लाता है ये दिखाने के लिए कि उसका कैरेक्टर बढ़िया है, गुड है, तो इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन का ये राइट हो जाता है कि ये प्रूव करना कि एक्यूज्ड का एक्चुअली जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो बैड है, और उस टाइम पे ये रेलेवेंट होगा इन रिप्लाई में। अगला है फैक्ट इन इशू। इफ द लॉ मेक्स कैरेक्टर एन एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस इटसेल्फ, सच एज केसेस ऑफ डकैती, बीइंग अ हैबिचुअल ऑफेंडर इटीसी। जब किसी ऑफेंस में किसी पर्सन का कैरेक्टर ही एक रेलेवेंट हो, एक एलिमेंट हो, तो उस सिचुएशन में जो कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट हो जाता है। यानी कि किसी ऑफेंस में जो किसी पर्सन का जो कैरेक्टर है वो हैबिचुअली ऑफेंडर का है, यानी कि फैक्ट इन इशू वो कैरेक्टर ही है, तो उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है, उसका प्रीवियस कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। अगला है प्रीवियस कन्विक्शन, जो कि फैक्ट इन इशू के अकॉर्डिंग ये लगभग लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अंडर द एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 49, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर। सेक्शन 49 के एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो एडमिसिबल होगा एक्यूज्ड पर्सन के बैड कैरेक्टर से रिलेटेड। प्रीवियस कन्विक्शन इज एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर। एक्यूज्ड पर्सन का जो बैड कैरेक्टर है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो एडमिसिबल एविडेंस होगा। इन रिप्लाई में और यदि किसी केस में किसी ऑफेंस में जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू हो, तो उसमें और प्रीवियस कन्विक्शन में जो उस पर्सन का बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 49 में, जो कि बैड कैरेक्टर को इररेलेवेंट बताता है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। अगला है सेक्शन 48, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो कैरेक्टर का एविडेंस होता है या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जो एविडेंस होता है वो इररेलेवेंट होता है। इन प्रोसिक्यूशन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 to 71 एंड सेक्शन 74 to 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, और फॉर अटेम्प्ट to commit any such offense where the question of a consent is vital, evidence of the victim's character or the previous sexual experience is completely irrelevant or inadmissible. This exists to protect the dignity of the victim and keep the trial focused on the incident itself. जब प्रोसिक्यूशन जो है जो केस प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस पे चल रहा हो, जिसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक, 74 से लेकर के 78 तक, जो बीएनएस में जो क्राइम डिफाइन है, जिसके लिए पनिशमेंट डिफाइन है, तो उस सिचुएशन में उस
ऑफेंस के कमिटल के लिए या फिर अटेम्प्ट टू कमिट के लिए जो प्रोसीडिंग चल रही हो और वहाँ पे जो विक्टिम है उसके कंसेंट का क्वेश्चन उठे, तो उस सिचुएशन में जो विक्टिम पर्सन है उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर है, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट होगा, इनएडमिसिबल होगा। ये प्रोविज़न जो है वो एग्जिस्ट करता है विक्टिम के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ट्रायल है उसका जो प्रेजेंट टाइम का इंसिडेंट है, जो प्रेजेंट टाइम का केस है, उस पर फोकस रखने के लिए ये प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है। सो ये था रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या फिर एविडेंस लॉ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नोट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल एकेडमी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप जाके फटाक से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और खुद का नोट्स बना लीजिएगा मेरे नोट्स की मदद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।